नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। सेंटर के कर्मचारियों ने स्पीच थेरेपी के बहाने 3 साल के बच्चे को बांध दिया। पूर्व मुख्य सचिव ने जताई कमियां, कुवैती डॉक्टर ने इस कदम को बताया विचित्र। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में हो रहा है अमृत जयंती स्वतंत्रता महोत्सव। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स बाय सेंट जेवियर्स कॉलेज XRCVC विवियन एक्सटेंशन ऑनलाइन बैच की घोषणा। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग किरोड़ीमल कॉलेज CDRT दिल्ली द्वारा थिएटर कार्यशाला। सरकार अनुसंधान उद्देश्यों के लिए समग्र विकलांगता डेटा को सार्वजनिक रूप से करेगी प्रकाशित। MCD विकलांग लोगों के लिए नए पार्क बनाने की कर रही है योजना। DPWD विकलांगता अधिकार परिदृश्य को नया आकार देने के लिए कर रहा है 5 पहल की शुरुआत। केंद्र ने विकलांग लोगों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सरल बनाने के लिए पोर्टल किया लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने दृष्टिबाधित कोर्ट स्टाफ के लिए क्षेत्रीय डिजिटल एक्सेसिबिलिटी प्रशिक्षण किया आयोजित। दिव्यांगों को मतदान के लिए किया जागरूक। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निःशक्त बच्चों के कैंप का आयोजन। सोनपुर में महिला और दिव्यांग बोगी में यात्रा करते 16 को धरा गया। सेफ सिटी में अब महिलाओं के साथ दिव्यांगों को मिलेगी सुरक्षा। कानपुर देहात में दिव्यांग युवक ने घर में ही लगा ली फांसी। पिछले जनवरी माह से नहीं मिला है दिव्यांग सेवानिवृत्ति शिक्षक को पेंशन। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices
now has a total of more than 1500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों नमस्कार, आज है शुक्रवार और हम है तैयार फिर से एक बार आपके लिए आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो लेकर, जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों आज की हेडलाइंस तो आप सुन ही चुके हैं, तो बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ। दोस्तों आज की हमारी पहली खबर आती है चेन्नई से। यहाँ पर 3 साल के बच्चे को बांधने के मामले में स्पीच थेरेपी सेंटर पर जांच हो रही है। चेन्नई की एग्मोर पुलिस एक व्यक्ति की शिकायत की जांच कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शहर के एक निजी स्पीच थेरेपी सेंटर में उनके 3 साल के बच्चे को प्रताड़ित किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 1000 लाइट्स में अजीज स्ट्रीट के निवासी फैज नवाज ने 6 महीने पहले ही अपने 3 साल के बेटे को स्पीच थेरेपी सेंटर में स्पीच उपचार के लिए नामांकित किया था। पिछले गुरुवार को जब उसके पिता अमजद खान बच्चे को लेने गए तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो रो रहा था। ये देखकर वे हैरान हो गए। इसके बाद श्री नवाज ने स्पीच थेरेपी सेंटर के 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सामुदायिक सेवा रजिस्टर जारी किया है और जांच चल रही है। 2020 से विकलांगता अधिकार गठबंधन DRA जैसे नागरिक समाज संगठन केरल में बनाए गए उपचार केंद्रों के समान चिकित्सा केंद्रों की निगरानी के लिए नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुसार उपयुक्त सरकार को विकलांग व्यक्तियों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से बचाने के लिए उपाय करने और इसे रोकने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। दुर्व्यवहार, हिंसा की घटनाओं का संज्ञान लेना और शोषण जैसी घटनाओं के खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपाय प्रदान करना, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाना और इसकी रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना, ये सभी कानूनी सरकार की जिम्मेदारियां होनी चाहिए। विशेष बाल सहायता नेटवर्क के ट्रस्टी गोपीनाथ रामकृष्णन ने इस बारे में कहा है कि माता पिता के रूप में विकलांग बच्चों के लिए चिकित्सा और पुनर्वास केंद्रों के लिए नियमों का अभाव गंभीर चिंता पैदा करता है। इसे विकलांगता कल्याण विभाग द्वारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ताकि केंद्रों को बच्चों के साथ काम करने और संचालित करने के लिए लाइसेंस दिए जाने के लिए उचित नियम हो। दोस्तों आज की हमारी दूसरी खबर में हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे समूह गृह के बारे में। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव ने मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह गृह में AC यानी एयर कंडीशनिंग के ना होने को एक गंभीर कमी बताई है। पूर्व IAS अधिकारी राजवंत संधू ने UT सलाहकार धर्मपाल को पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, कुवैत स्थित एक NRI डॉक्टर ने भी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखकर इसे चौंकाने वाला और विचित्र बताया है। सेक्टर 31 में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए प्रस्तावित विश्व स्तरीय घर में एयर कंडीशनिंग का ना होना एक गंभीर मुद्दा हो सकता है, जबकि ज्ञात है कि ऐसे व्यक्तियों को अत्यधिक मौसम की स्थिति से बचने की आवश्यकता होती है। CIL के कुछ सदस्यों ने बताया कि इमारत में एयर कंडीशनिंग के माध्यम से गर्मियों में ठंडक के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। ये एक बहुत ही गंभीर कमी है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण पहले से ही भारत में आ रहे पर्यटकों को गंभीर परेशानियां उठानी पड़ती है। इनमें मौजूद मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति बहुत ही नाजुक हो सकते हैं। गर्म मौसम उन्हें असहज महसूस करा सकता है और उन्हें खतरे में डाल सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता भी व्यक्त की है और सेंट्रल एसी स्थापित करने की आवश्यकता पर सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि चूंकि समूह घर में छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा, जैसा कि चंडीगढ़ में सभी इमारतों के लिए आवश्यक है, यदि पर्याप्त क्षमता के पैनल स्थापित किए जाए तो ये सुविधा आत्मनिर्भर भी बनाई जा सकती है। कुवैत के एक डॉक्टर ने इस कदम को विचित्र बताया है। कुवैत के विश्वविद्यालय में रेडियोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर रेनू गुप्ता ने मीडिया में ये रिपोर्ट देखने के बाद भारत के राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र की एक प्रति भेजी है कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्या वाले लोगों के माता पिता निराश हो गए थे और करोड़ों रुपए की प्रस्तावित इमारत में एयर कंडीशन का अभाव क्या परिणाम कर सकता है। उन्होंने अधिकारियों से घर में एयर कंडीशनिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। दोस्तों, अब खबर है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से। मराठवाड़ा अमृत जयंती स्वतंत्रता महोत्सव के अवसर पर गूगल गांव, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दृष्टिबाधित प्रोफेसर राजेंद्र चौहान सर ने 5 जुलाई 2023 मराठवाड़ा क्षेत्र में 17 सितंबर तक 75 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। 2023 में मराठवाड़ा क्षेत्र में इस पहल के लिए सर इस क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों का दौरा करते रहे हैं और इस पहल के लिए चुने गए विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते आ रहे हैं। ये पहल उनके द्वारा सामाजिक उद्देश्य के लिए और छात्रों को मराठवाड़ा के इतिहास के बारे में जानकारी देने और उन्हें इस क्षेत्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने के लिए की गई है, क्योंकि उनका मानना है कि असली जीवन दूसरों के लिए जीना है। इस पहल में अपने देश के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता की भावना भी है और अपने से परे दूसरों की भलाई के लिए एक दृष्टिकोण भी साझा किया जा रहा है। आज तक इस व्याख्यान श्रृंखला में 75 व्याख्यान दिए गए हैं और इसके माध्यम से चौहान सर ने मराठवाड़ा में लगभग 24,000 छात्रों और 350 शिक्षकों के साथ संवाद किया है। उनका मानना है, एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, सेंट जेवियर्स कॉलेज XRCVC विवियाना एक्सटेंशन ने एक नए ऑनलाइन बैच की घोषणा की है। ये घोषणा है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रमाणन माने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की। पाठ्यक्रम का शीर्षक है दृष्टिबाधितों के लिए बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण। पात्रता मापदंड है अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उम्मीदवार के पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप होना जरूरी है। कम से कम MS ऑफिस पैक 2007 के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 होना आवश्यक है। एक मजबूत इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। साथ ही वीडियो और ऑडियो को एक साथ संभालने में सक्षम होना जरूरी है। इस पाठ्यक्रम के अंत में प्रतिभागी दैनिक जीवन और शैक्षिक कार्यों के लिए स्वतंत्र रूप से कंप्यूटर का उपयोग कर सकेंगे। मूल्यांकन: प्रतिभागियों का मूल्यांकन उपस्थिति, प्रदर्शन, नियमित समीक्षा, प्रशिक्षण के अंत में आयोजित अंतिम परीक्षण और पाठ्यक्रम के बाद अनुवर्ती बैठकों के आधार पर किया जाएगा। प्रमाणन की पेशकश: आपको बुनियादी परीक्षण के बाद पाठ्यक्रम के अंत में एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जो पाठ्यक्रम के दौरान संतोषजनक उपस्थिति और अनुवर्ती बैठकों के अच्छे आचरण और कर्तव्यनिष्ठ कार्य के अधीन होगा। तो श्रोताओं, जल्दी कीजिए, प्रशिक्षण के लिए सीमित सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को एक फॉर्म भरकर पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुरू रहेगा गुरुवार 21 सितंबर 2023 दोपहर 3 बजे तक। पाठ्यक्रम की अवधि है 48 घंटे यानी कि 8 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 6 घंटे। पाठ्यक्रम 4 अक्टूबर 2023 बुधवार से शुरू होगा। प्रशिक्षण के दिन है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। समय दोपहर 3:15 से 5:15 तक।
IST भारतीय मानक समय के अनुसार। स्थान है जूम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म। महत्वपूर्ण जानकारी, प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे प्रशिक्षण के दौरान अपने व्यक्तिगत ईयरफोन या हेडफोन्स का उपयोग करें। फॉर्म की लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरें। कृपया अनुरोध संपादन एक्सेस बटन पर क्लिक न करें। इस पर क्लिक करने पर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एक बार फॉर्म भर जाने के बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक फॉर्म जमा करने के बाद आपको गूगल से पावती ईमेल प्राप्त होगी। फॉर्म की लिंक पाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं XRCVC सेंटर से। संपर्क व्यक्ति है विकास दाभोलकर, कंप्यूटर प्रशिक्षक सलाहकार प्रौद्योगिकी, दृष्टिबाधितों के लिए जेवियर्स रिसोर्स सेंटर XRCVC। XRCVC विवियाना एक्सटेंशन विवियाना मॉल ठाणे। फोन नंबर है 022-617-01177 या 617-01178। याद रहे फोन नंबर है 022-6170-1177 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 6170-1178 पर। इसी के साथ आप XRCVC सेंट जेवियर्स कॉलेज स्वायत्त मुंबई को फोन कर सकते हैं 022-2262-3298 पर या फिर आप डायल कर सकते हैं 022-3522-3298। वेबसाइट है www.xrcvc.org, जहां से आप अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सेंटर फॉर डिसेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग CDRT-KMC की थिएटर कार्यशाला के बारे में। ये एक प्रसिद्ध पेशेवर थिएटर ग्रुप अप्लेयर के सहयोग से गैर PWD के साथ साथ PWD के लिए 30 घंटे की थिएटर कार्यशाला शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। कार्यशाला 2.5 घंटे लंबी होगी। सप्ताह में एक सत्र होगा और कुल 12 सत्र लिए जाएंगे। आप भी अगर इसके लिए इच्छुक है तो अभी फॉर्म भरें। फॉर्म के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्री सचिन कुमार से 9711300054 पर। याद रहे 9711300054 पर। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि सरकार ने अनुसंधान के उद्देश्यों से विकलांगता क्षेत्र के भीतर डेटा संचालित निर्णय लेने के लिए नीति के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र विकलांगता डेटा को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। विकलांग लोगों के विभाग के अधिकारी ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों का गुमनाम डेटा अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अद्वितीय विकलांगता ID माने UDID पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। राज्य, जिला, उप सहित कई स्तरों पर व्यापक डेटा प्रदान किया जाएगा। जिला, लिंग, आयु समूह और विकलांगता प्रकार, इन सभी पर ये डेटा जमा करके इसे पोर्टल पर उपलब्ध किया जाएगा। ये पहल विविध भौगोलिक क्षेत्रों में दिव्यांगों के वितरण और अद्वितीय आवश्यकताओं पर प्रकाश डालने का वादा करती है। इस कदम का उद्देश्य शोधकर्ताओं तथा NGO को प्रत्येक विकलांगता के बारे में गहराई से अध्ययन करने और आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में मदद करना है। अधिकारी ने कहा कि ये डेटा नीति निर्माताओं को दिव्यांग जनों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार नीतियां बनाने में मदद भी करेगा। दोस्तों, अब एक परियोजना से अवगत आपको कराते हैं। MCD अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है कि दिल्ली नगर निगम ने दिव्यांगों को समर्पित राजधानी का पहला पार्क बनाने के लिए टेंडर्स आमंत्रित किए हैं। उन्होंने कहा है कि 2 एकड़ पार्क केंद्र सरकार की अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन के तहत पूर्वी दिल्ली के लोनी में बनाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पार्क में संवेदी अन्वेषण के लिए पौधों की एक श्रृंखला भी बनाई जाएगी। MCD के बागवानी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पार्क की अनुमानित लागत 1.2 करोड़ रुपए होगी और ये जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डेवलपर के चयन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी होने की संभावना है। वर्तमान में 4 भारतीय शहरों में दिव्यांगों के लिए समर्पित पार्क मौजूद है। इनमें शामिल है ठाणे, टीकमगढ़, उज्जैन और होशंगाबाद।
जबकि दूसरा महाराष्ट्र के नागपुर में विकसित किया जा रहा है। MCD के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के पार्क में विशेष रूप से विकलांगों के लिए डिजाइन किए गए ओपन जिम उपकरण, बच्चों के लिए खेल उपकरण और पहुंच में सुधार के लिए विभिन्न हस्तक्षेप शामिल होंगे। अधिकारी ने कहा कि इस व्यायाम उपकरण को गतिशीलता विशेषज्ञों की मदद से डिजाइन किया गया है, जो देश के अन्य हिस्सों में विभिन्न प्रकार की लोकोमोटर विकलांगताओं और इस तरह के दिव्यांग पार्कों पर काम करते हैं। नागरिक निकाय द्वारा अंतिम रूप दी गई परियोजना रिपोर्ट, जिसकी एक प्रति HT द्वारा देखी गई है, में कहा गया है कि ओपन जिम उपकरण में 6 प्रकार के इंस्टॉलेशन शामिल होंगे। चेस्ट प्रेस, आर्म एक्सटेंशन, आर्म व्हील, आर्म साइकिल, आर्म एक्सरसाइजर और पुल अप रैंक। इन सभी का उपयोग व्हील चेयर पर बैठकर भी किया जा सकेगा। पार्क में चोटों से बचने के लिए कृत्रिम रबर के फर्श बनाए जाएंगे। रास्ते और सतहें भी इन्हीं से बनाई जाएंगी। साथ ही फूड कोर्ट के चारों ओर बैठने के लिए जगह भी बनाई जाएगी। MCD वर्तमान में शहर भर में 15,226 नगरपालिका पार्कों की देखरेख करती है, जो 5,172 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। नगर निगम ने अब तक 1,756 पार्कों में आउटडोर ओपन जिम उपकरण लगाए हैं, जबकि 1,300 स्थलों पर बच्चों के लिए खेल उपकरण लगाए गए हैं। हालांकि अब तक इनमें से कोई भी पार्क विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए समर्पित नहीं है। MCD के एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि पार्क में संवेदी अन्वेषण के लिए पौधों की एक श्रृंखला लगाई जाएगी। इसमें से प्रत्येक पौधे के बारे में ब्रेल लिपि में विवरण और स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा। प्रत्येक बाड़े से पहले विवरण की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्ले की जाएगी। ये पार्क विभिन्न प्रकार की लोकोमोटर, दृश्य और साथ ही सीखने की अक्षमताओं वाले लोगों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि पार्क में 3 अलग अलग खंड होंगे: फिटनेस ट्रेल्स, बच्चों का कोना और संगीत उपकरण गैलरी। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। दोस्तों आइए अब जानते हैं DPWD की नवोन्मेषी पहल के बारे में। नई दिल्ली, भारत में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल चुका है। अधिक समावेशी समाज की अपनी निरंतर खोज में DPWD ने महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाई हैं और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए
नवीनतम पहलों को लागू किया है। वास्तुकला परिषद के साथ एक अभूतपूर्व समझौता ज्ञापन माने MOU से लेकर अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अद्वितीय विकलांगता आईडी UDID पोर्टल के माध्यम से गुमनाम डेटा जारी करने और PM दक्ष पोर्टल के लॉन्च तक इन पहलों में शामिल है। इन सभी पहलों को विकलांग व्यक्तियों को उनके क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनके द्वारा कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की खोज की जाती है। इसके अतिरिक्त ये निबंध भारतीय अदालतों द्वारा महत्वपूर्ण विकलांगता अधिकार निर्णयों के संकलन को एक व्यापक पुस्तिका में प्रस्तुत करता है और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त द्वारा एक अत्याधुनिक ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग पोर्टल के आगमन पर प्रकाश डालता है। माननीय राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय DAIC में नीचे दी गई 5 पहलों का शुभारंभ करेंगी। ये पहल सामूहिक रूप से भारत में विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समावेशिता को बढ़ावा देने, विकलांगता अधिकारों को आगे बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए DPWD की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। DPWD की 5 पहलों में कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। 1. वास्तुकला परिषद के साथ समझौता ज्ञापन। विभाग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में सार्वभौमिक पहुंच पाठ्यक्रमों को अनिवार्य करने के लिए वास्तुकला परिषद के साथ सहयोग करता है। 2. UDID के अज्ञात डेटा को जारी करना। अनुसंधान उद्देश्यों के लिए UDID पोर्टल के माध्यम से DEPWD द्वारा गुमनाम डेटा को जारी करना विकलांगता क्षेत्र में डेटा संचालित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। PM दक्ष पोर्टल विभाग ने प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर चाहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में PM दक्ष पोर्टल पेश किया है, जो निर्बाध पंजीकरण, कौशल प्रशिक्षण विकल्प, नौकरी लिस्टिंग और सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पेशकश करता है। 4 है पहुंच के रास्ते। विकलांगता अधिकारों पर न्यायालय। विकलांगता अधिकारों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उल्लेखनीय निर्णयों को एक पुस्तिका में संकलित किया गया है, जो विकलांग व्यक्तियों और विकलांगता क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक संदर्भ मार्गदर्शिका प्रदान करता है। 5. CCPD द्वारा ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग पोर्टल। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने विकलांग व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों से निपटने के लिए एक अत्याधुनिक एप्लीकेशन को अपनाया है, जिससे पूरी प्रक्रिया कागज रहित और कुशल हो जाएगी, जिनमें निर्बाध ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, स्वचालित अनुस्मारक और सरलीकरण शामिल है। दोस्तों, खबर है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने सोमवार को विकलांग व्यक्तियों के लिए शिकायत समाधान प्रक्रिया को सरल बनाने और तेज करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने ऑनलाइन निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय CCPD द्वारा विकसित किया गया था। पोर्टल के बारे में विशेषताएं बताते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये दक्षता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई सुविधाओं में से एक है, जिसमें निर्बाध ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, एंड टू एंड डिजिटल प्रक्रिया, अनुस्मारक और समय आधारित नोटिस का स्वचालन और हाइब्रिड दृष्टिकोण शामिल है। ई-कोर्ट और ई-ऑफिस मॉड्यूल को भी इसमें शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को विकलांग व्यक्तियों के लिए शिकायत समाधान प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से देश भर में विकलांगता की शिकायतों से निपटने के लिए तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाएगा। ये विकास दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और न्याय में सुधार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है प्रोग्राम में फास्ट खबरें सुनने का। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने दृष्टिबाधित कोर्ट स्टाफ के लिए क्षेत्रीय डिजिटल एक्सेसिबिलिटी प्रशिक्षण किया आयोजित। भारतीय न्यायिक प्रणाली के भीतर डिजिटल पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति ने इसकी शुरुआत की है। 2 बैचेस में ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 1 से 2 सितंबर 2023 बैच 1 तथा 4 से 5 सितंबर 2023 में बैच 2 चला, ताकि अदालत के कर्मचारियों को आवश्यक डिजिटल पहुंच कौशल से लैस किया जा सके।
सरकार अनुसंधान उद्देश्यों के लिए समग्र विकलांगता डेटा को सार्वजनिक रूप से करेगी प्रकाशित। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने अनुसंधान उद्देश्यों और विकलांगता क्षेत्र के भीतर डेटा संचालित निर्णय लेने और नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समग्र विकलांगता डेटा को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। दिव्यांगों को मतदान के लिए किया जागरूक। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के शामली से। शामली ब्लॉक में आयोजित बैठक में जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने दिव्यांगजनों को आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूक किया। उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांगजनों को आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूक किया। उन्हें अवगत कराया कि दिव्यांगजन घर पर बैठे ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निःशक्त बच्चों के कैंप का आयोजन। यह खबर है झारखंड दुमका से। यहाँ पर खुट्टा बांध स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के परिसर में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निःशक्त बच्चों का कैंप आयोजित किया गया। कैंप का उद्घाटन शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आशीष कुमार हेब्रम, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कैलाश पति पतार और कई मान्यवरों के साथ किया गया। कैंप में विभिन्न विद्यालय में नामांकित दिव्यांग बच्चों को जांच कर एमली को भुवनेश्वर से आए टेक्नीशियन टीम के द्वारा पूर्व में चिन्हित 56 बच्चों को सहायक सामग्री का वितरण भी किया गया। सोनपुर में महिला और दिव्यांग बोगी में यात्रा करते 16 को धरा गया। दोस्तों, ये खबर है बिहार के हाजीपुर से। यहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर छपरा और सोनपुर हाजीपुर रेलवे खंड पर अवांछित तत्वों एवं ट्रेनों में अकारण चेन पुलिंग करने वाले लोगों के खिलाफ सोनपुर आरपीएफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। आरपीएफ के वरीय अधिकारी निर्देश बुधवार को पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर स्टेशन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर रुपेश कुमार के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान में एसआई खुशबू कुमार व विपिन कुमार तथा जवानों ने महिला एवं दिव्यांग बोगी से यात्रा करते 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि डाउन ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस, डाउन मौर्य एक्सप्रेस, डाउन वैशाली एक्सप्रेस, डाउन बलिया सियालदेह एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर महिला एवं दिव्यांग बोगी में यात्रा करते 16 लोगों को अवैध वेंडिंग करते 2 वेंडर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेफ सिटी में अब महिलाओं के साथ दिव्यांगों को मिलेगी सुरक्षा। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। राज्य सरकार ने सेफ सिटी योजना में महिलाओं के साथ दिव्यांगों को भी शामिल कर लिया है। अब उनकी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए भी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों और आयुक्त आवास विकास परिषद को निर्देश भेजा है। सेफ सिटी योजना में दिव्यांगों को ये सुविधा लखनऊ, आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, अयोध्या, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन व मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्रों और आवास विकास परिषद की योजनाओं में सुविधाएं दी जाएंगी। कानपुर देहात में दिव्यांग युवक ने घर में ही लगा ली फांसी। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। यहाँ पर रूरा थाना क्षेत्र के कस्तूरीपुरवा गांव निवासी दिव्यांग युवक ने मंगलवार रात में अपने घर पर ही खूंटी पर फंदा डालकर फांसी लगा ली। सुबह पता चलने पर घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने प्राथमिक छानबीन के बाद शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। कस्तूरीपुरवा का सुरेंद्र उर्फ बड़े बाएं हाथ व पैर से दिव्यांग था। उसके नशे का आदी होने के कारण अक्सर घर में विवाद होता रहता था। मंगलवार रात में उसने दीवार के कुंडे में नेवाड़ का फंदा लगाकर फांसी लगा ली। इससे उसकी मौत हो गई। सुबह उसका शव लटका देखकर घर में कोहराम मच गया। पिछले जनवरी माह से नहीं मिला है दिव्यांग सेवानिवृत्ति शिक्षक को पेंशन। दोस्तों, खबर है झारखंड के लातेहार से। यहाँ के संकुल के कंचनपुर मिडिल स्कूल से वर्ष 2019 ई में सेवानिवृत्त दिव्यांग पारा शिक्षक श्याम बिहारी सिंह ग्राम केचकी को गत जनवरी माह से वृद्धा पेंशन का लाभ मिलना बंद हो गया है। इससे अपने जीवन और मौत के बीच पिछले कई वर्षों से जूझ रहे सेवानिवृत्त शिक्षक श्याम बिहारी के समक्ष रकम की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस बारे में दिव्यांग श्याम बिहारी ने पीएनबी बेतला शाखा के अपने बैंक में
वर्ष 2022 तक पेंशन राशि की भुगतान होने की बात बताते हुए कहा कि पिछले जनवरी माह से पेंशन मिलना अचानक बंद हो गया है, जिससे रकम के अभाव में इलाज भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, आज का बुलेटिन यही खत्म हुआ। अगले शुक्रवार डिसेबिलिटी जगत की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। सेंटर के कर्मचारियों ने स्पीच थेरेपी के बहाने 3 साल के बच्चे को बांध दिया। पूर्व मुख्य सचिव ने जताई कमियां, कुवैती डॉक्टर ने इस कदम को बताया विचित्र। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में हो रहा है अमृत जयंती स्वतंत्रता महोत्सव। Certification program for the visually challenged persons by St. Xavier's College XRCVC Vivian Extension ऑनलाइन बैच की घोषणा। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग किरोड़ीमल कॉलेज CDRT दिल्ली द्वारा थिएटर कार्यशाला। सरकार अनुसंधान उद्देश्यों के लिए समग्र विकलांगता डेटा को सार्वजनिक रूप से करेगी प्रकाशित। MCD विकलांग लोगों के लिए नए पार्क बनाने की कर रही है योजना। DPWD विकलांगता अधिकार परिदृश्य को नया आकार देने के लिए कर रहा है 5 पहल की शुरुआत। केंद्र ने विकलांग लोगों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सरल बनाने के लिए पोर्टल किया लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने दृष्टिबाधित कोर्ट स्टाफ के लिए क्षेत्रीय डिजिटल एक्सेसिबिलिटी प्रशिक्षण किया आयोजित। दिव्यांगों को मतदान के लिए किया जागरूक। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निःशक्त बच्चों के कैंप का आयोजन। सोनपुर में महिला और दिव्यांग बोगी में यात्रा करते 16 को धरा गया। सेफ सिटी में अब महिलाओं के साथ दिव्यांगों को मिलेगी सुरक्षा। कानपुर देहात में दिव्यांग युवक ने घर में ही लगा ली फांसी। पिछले जनवरी माह से नहीं मिला है दिव्यांग सेवानिवृत्ति शिक्षक को पेंशन।